सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो दिस इज द फोर्थ क्लास. ये चौथी क्लास है आपका इंडिया ईयर बुक को लेकर के. सो विल डिस्कस कि इंडिया ईयर बुक में और क्या दिया हुआ है. तो आज का जो क्लास है वो थोड़ा स्कीम रिलेटेड है एंड दैट स्कीम विद रिस्पेक्ट टू द लेबर लॉज. ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं और आई विल ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल. सो फर्स्ट थिंग आपको जानना है कि लेबर इन इंडिया इज अ सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट. सो दिस क्वेश्चन इज यूजुअली बीइंग आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. आपका यूपीएससी हो गया या कोई भी स्टेट पीसीएस हो गए, ठीक है, इसमें भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं. सो इंडिया ईयर बुक में जो आपके स्कीम्स दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है. सो आज ये फर्स्ट क्लास है स्कीम्स रिलेटेड. आपका काम क्या है, इसको देखना, थोड़ा रिवाइज करना. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लेबर कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट. ठीक है, इस बात को याद रखना. ये स्टेट लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में नहीं आता है. बेसिकली जब भी आप लेबर के बारे में सोचते हो, माइट बी थिंकिंग कि लेबर तो हर स्टेट का अपना इंडिविजुअल बिजनेस है, सो स्टेट ही हैंडल करता होगा. बट अगर आप 7th शेड्यूल को देखोगे, उसमें आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, यूनियन, कंकरेंट एंड स्टेट लिस्ट. उसमें कौन सा लिस्ट में आता है, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है. ठीक है, सो दिस इज क्लियर. आगे चलते हैं. दिस मींस दैट बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू मेक लॉस रिलेटेड टू द लेबर. ये वाला जो स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि विद रिस्पेक्ट टू द लेबर इवन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन इट. करेक्ट, क्यों, कंकरेंट लिस्ट में है. ठीक है, चलिए. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द कंकरेंट लिस्ट अलाउज फॉर शेयर्ड जुरिस्डिक्शन. तो इस चीज को अंडरलाइन कर लेना. शेयर्ड जुरिस्डिक्शन मतलब कोई भी डिसीजन जो लेगा स्टेट गवर्नमेंट वो सेंटर के साथ मिलकर ले सकता है. चलिए आगे देखते हैं. सो पीएमएसवाईएम ये क्या है, तो इसको कहते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना. ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना कि ये क्या है, इट विल एश्योर अ मंथली पेंशन. तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. एक और इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है. क्यों भाई, क्योंकि ये पेंशन की बात कर रहा है. ये किसकी बात कर रहा है, पेंशन देने की बात कर रहा है. आफ्टर अगर एक बार ड्यूटी खत्म हो गया और साथ में अगर आपका एज हो गया 60 इयर्स, तो उसके बाद आपको पेंशन चाहिए ओल्ड एज लेवल पे. सो इन दैट सिनेरियो आपको पेंशन की बात करता है. ठीक है, सो प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना पेंशन के बारे में बात करता है, इस चीज को याद रखिएगा. आगे देखते हैं. किसके लिए, एनरोल्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर. सेकंड पॉइंट यहां से अंडरलाइन कीजिए. मैं थोड़ा आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आपको याद होना चाहिए कि कहां कहां इंपॉर्टेंट है. पहला पेंशन योजना है, सेकंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है. ठीक है, इंडिया में 90% जो वर्क चल रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं. ठीक है गाइस, इस चीज को याद रखिएगा ऑल ऑफ यू. ओके, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, सो इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस that such a scheme is envisaged for the crores of workers engaged in the informal sector. तो मैंने अभी आपको क्या बोला, इनफॉर्मल सेक्टर में इंडिया में सबसे ज्यादा लोग नौकरियां कर रहे हैं. ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा. आगे देखते हैं. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इज अ वॉलेंट्री एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स. तो इसको एक बार देख लीजिएगा, जो कि अभी आपको बोला मैंने कि दिस इज नॉट कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी वर्कर ऑफ द कंट्री. ठीक है, इस चीज को एक बार देखिए. ओके, चलते हैं. सो वॉलेंट्री एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, मतलब इसमें क्या है, एक तो ये आपका वॉलेंट्री स्कीम मतलब आप चाहो बीइंग अ लेबर आप इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो नहीं. दूसरा इसमें क्या है कि आपको सम अमाउंट, कुछ अमाउंट आपको देना होगा मंथली, आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं और बाद में आपको मिलेगा. ठीक है, सो इट इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, जो मैं आपको बोला. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, बस सोशल सिक्योरिटी. ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर. सो एग्जाम्स में यही सारे कीवर्ड्स पे आपको फोकस की जाती है कि क्या कोई स्कीम अनऑर्गेनाइज्ड के लिए है या ऑर्गेनाइज्ड के लिए है. दूसरा कि ये किस तरह का स्कीम है, मैंडेटरी है, वॉलेंट्री है. ठीक है, ये चीज देखना है आपको. आगे देखते हैं. दिस स्कीम एंश्योर्स अ मिनिमम मंथली पेंशन ऑफ ₹3000. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा सभी लोग, बिकॉज यू विल गेट मिनिमम मंथली, मतलब आप जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे उसमें सबसे कम अमाउंट कितना आपको मिल सकता है, ₹3000. कब मिलेगा, 60 इयर्स, आफ्टर द एज ऑफ 60 इयर्स. ठीक है, who belongs to the unorganized sector and have a monthly income of up to ₹15,000. ठीक है, चलिए. तो नेक्स्ट इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, 15,000, 15,000. नाउ दोज लेबर who are getting a minimum salary of 15,000, okay, sorry, maximum salary of 15,000.
So in that scenario, you have the right to participate in this scheme and then you can get the social benefit. ठीक है. So this scheme is a tribute to the workers in the unorganized sector. ठीक है, who contribute around 50% of the nation's GDP. आप समझ सकते हैं. So this is a very strong statement because 50% वर्कर्स क्या कर रहे हैं, आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. और ये जो 50% जो कंट्रीब्यूशन चल रहा है उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है. सो दिस इज अ फेलियर एज अ नेशन. ये हमारी फेलियर है, ये इनकी फेलियर नहीं है. सो एज अ कंट्री हम फेल हो जाएंगे अगर हम इनको सोशल सिक्योरिटी ना दें. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जिनका भी 15,000 तक मंथली इनकम है वो क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं और उस अमाउंट को डिपॉजिट करने के बाद वो क्या कर सकते हैं, आफ्टर 60 इयर्स वो बेनिफिट ले सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आर मोस्टली एंगेज्ड एज होम बेस्ड वर्कर्स. पहले याद रखना. अब इसमें कौन कौन से हैं, आइए ये आपको कैटेगरी यूपीएससी से पूछा जा सकता है. स्ट्रीट वेंडर्स आएंगे, होम बेस्ड वर्कर्स आ सकते हैं. इसके अलावा और कौन आ सकता है, इसके अलावा हेड लोडर्स, ब्रिक किल्न जो कि भट्टे में काम करते हैं, ईंट बनाने में काम करते हैं, उनका. रैग पिकर्स, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे रैग पिकर्स होते हैं. डोमेस्टिक वर्कर्स भी इसके अंदर आते हैं, वॉशर्समैन, रिक्शा पुलर्स, लैंडलेस लेबरर्स एंड ऑन अकाउंट वर्कर्स. एग्रीकल्चर वर्कर्स हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी इसमें आएंगे. बीड़ी वर्कर्स जो लोग ये बीड़ी वगैरह बनाते हैं, हैंडलूम जो हाथों का काम करते हैं, लेजर वर्कर्स चमड़े का काम करने वाले. ठीक है, एंड ऑडियो वीडियो विजुअल आपका वर्कर्स हो गए और वर्कर्स इन अदर ऑक्यूपेशन. ठीक है, सो एज पर द, ये सारे जो मैंने अभी आपको बताया स्क्रीन रोक करके आपको याद रखना है. ट्रस्ट मी आपको याद रखना, अदरवाइज एग्जाम में नहीं बनेगा. ठीक है, एज पर द ई श्रम पोर्टल देयर आर ओवर 30.51 करोड़ मींस मोर देन 30 करोड़ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आर रजिस्टर्ड एज ऑन December 31st, 2024. तो इस चीज को याद रखना है कि 30 करोड़ से भी ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो है उन्होंने खुद को रजिस्टर्ड किया है किस पे, ई श्रम पोर्टल पे. ठीक है, चलिए. सो इससे एक और आपको सवाल बन सकता है कि ई श्रम पोर्टल क्या है. ठीक है, तो याद रखना ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है. सो प्रधानमंत्री योजना जो है ये इंट्रोड्यूस इन द इंटरिम बजट 2019. ओके, ये कब आया था, श्रम योगी मानधन योजना आपका 2019 में आया था. याद रखना, दिस स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. तो सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये बोल सकता है कि ये स्कीम 2021, 22 या 23 में आया था, बिकॉज समटाइम्स ये आपके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है याद रखना. तो इसलिए ये इंडिया बुक में दिया है, तो आप थोड़ा याद रखना कि 2019 के बजट की ये बात हो रही है. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर होगा क्योंकि लेबर के रिलेटेड है. उसके बाद क्या है, इसके साथ कोलैबोरेट किया है, तो LIC इंडिया भी कोलैबोरेट किया है और कॉमन सर्विस सेंटर्स, ई गवर्नेंस सर्विसेज भी इसके साथ. CSC जो आपने देखा होगा स्मॉल शॉप्स होते हैं, उन्होंने भी कोलैबोरेट किया है. ठीक है, LIC क्या है, पेंशन फंड मैनेजर है, LIC मैनेज करेगा एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेंशन पे आउट. तो यहाँ पे याद रखना है कि आपसे एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए पूछा जा सकता है कि पेमेंट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा, नहीं LIC करेगी. ठीक है, LIC के बारे में याद रखना. द स्कीम इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स ब्रॉडर सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया, अलाइन विद द विजन ऑफ यूनिवर्सल पेंशन कवरेज. ठीक है, चलिए इस चीज को याद रखना है आपको. की फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, आइए देखते हैं. श्रम योगी मानधन योजना, इसका की फीचर्स क्या क्या है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, सो पहला फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन द ओल्ड एज. ना ये आपके मेंस के लिए आंसर स्किल भी काफी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, आप इसको एग्जांपल के तौर पे यूज कर सकते हैं, एज वेल एज आप इसको अगर इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं. तो पहला इसमें क्या क्या है देख लेना है. फर्स्ट 3,000 रुपया अप टू ₹3,000 पर मंथ, मिनिमम आफ्टर 60 इयर्स. ये मिनिमम एश्योर्ड है. आप डिपेंड करता है कि वर्कर्स कितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है. ये फिक्स नहीं है 3,000, इट डिपेंड्स ऑन द कंट्रीब्यूशन. इस चीज को याद रखना. मतलब लेट्स कंसीडर, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो लोग 100 रुपया पर महीना जमा करेगा उसको 3,000 मिलेगा, जो लोग 200 रुपया पर महीना जमा करेगा उसको 6,000 मिलेगा. ऐसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझा रहा हूं. ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन क्या होगा. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैचेस द वर्कर्स कंट्रीब्यूशन ऑन 1:1 बेसिस. मतलब अगर आप 1 रुपया दे रहे हैं तो सरकार भी आपको इसमें प्लस करके 1 रुपया देगी. ठीक है, इससे क्या होगा, आपका 2 रुपया बन रहा है. करेक्ट. चलिए, वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी, मतलब इसमें एक तो वॉलंटरी है जो हमने देख लिया है ना, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको. फैमिली पेंशन इफ द बेनिफिशियरी पासेस अवे, किसको मिलेगा, स्पाउस को मिलेगा. कितना, 50%. मतलब अगर 3,000 रुपया मिल रहा था और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस को 1,500 रुपया मिलेगा.
ठीक है, so this is also good, ठीक है। फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल ओनली टू स्पाउसेस, ये याद रखना है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बिकॉज समटाइम्स आप ओनली देखते हो तो क्या करते हो, क्वेश्चन को गलत कर देते हो। एग्जिट प्रोविजन क्या है, पार्टिसिपेंट कैन एग्जिट द स्कीम अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन, पहला डिटेल सेक्शन 9 में वहां पे दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जिट कंडीशंस भी दिया गया है, ऐसा नहीं है कि इसमें एग्जिट नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। इजी इनरोलमेंट है, ठीक है, कहाँ, कॉमन सर्विस सेंटर पे आपको जाना है और वहां पे मानधन पोर्टल पे जाके रजिस्टर्ड कर लेना है, दैट्स ऑल। फंड मैनेजमेंट कौन करेगा, LIC, इसको याद रखना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है देख लो। एज रिक्वायरमेंट मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 40, याद रखना, आपकी उम्र 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इनकम लिमिट क्या है, मंथली इनकम शुड बी 15,000 और लेस 15,000 या उससे कम होना चाहिए। अनऑथराइज्ड सेक्टर एम्प्लॉयमेंट क्या है, वर्कर्स इंगेज इन प्रोफेशनल्स सच एज, पहला स्ट्रीट वेंडर्स, रैक पिकर्स, रिक्शा पुलर्स, ठीक है, और क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डेली वेज लेबरर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, बीडी, ये सब हमने भी देख लिया सारे। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या क्या है ये देख लीजिए। एक्सक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट है, शुड नॉट बी कवर्ड अंडर द EPF, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ठीक है गाइस, इस चीज को याद रखना, EPF का नहीं होना चाहिए। स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC और नेशनल पेंशन स्कीम NPS, ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दैट कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, शुड नॉट बी एन इनकम टैक्स पेयर, याद रखना, आपको इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो भी नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी रिसीविंग बेनिफिट्स फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट पेंशन स्कीम्स, ये भी याद रखना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, आधार कार्ड, सेविंग बैंक अकाउंट, इधर जनधन अकाउंट, ठीक है, IFSC कोड जो आपको मिलता है बैंक का, और मोबाइल नंबर, ठीक है गाइस। सो ये आपको याद रखना है एंड ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए आई थॉट कि इस स्कीम को मैं प्रॉपर तरीके से कवर करूंगा, ठीक है। इस स्कीम को गवर्नमेंट इंपॉर्टेंस दे रहा है तो आपका भी काम है इंपॉर्टेंस देना और इसको एग्जाम्स के लिए याद रखना, ठीक है। सो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, यू कैन आस्क अस, you can ask on our given platform. At the same time you can also come to our centers like Itanagar and Naharlagan, आप वहां विजिट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली हम यहाँ हैं आपके हेल्प के लिए। सो थैंक यू सो मच, मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहूंगा। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं।